वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ेंगे कि किसी प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो माइनस पी इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। यानी जब गैस हमारी एक्सपेंड करती है तो वहां पर आपका डब्ल्यू बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि हम ये मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर विच कंटेन 1 मोल ऑफ आइडल गैस। हमने एक सिलेंडर ले लिया, आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमने 1 मोल गैस ली एंड फिटेड विद ए फ्रिक्शन लेस पिस्टन। और इसके अंदर हमने क्या है, पिस्टन लगा रखा है जो फ्रिक्शन लेस है। मान लेते हैं ऐसा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी आई। अगर गैस का वी आई टोटल वॉल्यूम हो एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी, अंदर जो प्रेशर गैस का हो वो पी हो। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज पी एक्स, और ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर वो पी एक्स हो, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, विच इज ग्रेटर देन पी, जो क्या हो, पी से ज्यादा हो। जो इंटरनल प्रेशर वो कम है और बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। पिस्टन मूव इनवर्ड, पिस्टन क्या होगा, अंदर को मूव करेगा टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम इक्वल टू पी एक्स, जब तक कि इनसाइड जो प्रेशर है वो हमारा पी एक्स के बराबर नहीं हो जाता। लेट दिस चेंज कैन बी अचीव इन ए सिंगल स्टेप एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी एफ। अगर गैस का फाइनल वॉल्यूम हमारा वी एफ हो, यानी ये वी आई हो और ये क्या हमारा वी एफ हो, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन, जब हम इसको दबाते हैं, पिस्टन मूव्स द डिस्टेंस एल। पिस्टन जो मूव कर रहा है, डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर दिखाया मैंने। अगर डिस्टेंस हमारी एल हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन हमारी ए हो, देन टोटल वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, वो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा लेंथ इंटू ए, यानी लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और वो कहाँ के बराबर होता है, डेल्टा वी के। और हम जानते हैं प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर एरिया, तो फोर्स ऑन पिस्टन इज इक्वल टू पी एक्स इंटू ए, यहां से हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं यदि डब्ल्यू हमारा वर्क डन हो, डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द पिस्टन बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा। जब पिस्टन हमारा अंदर को घुस रहा है तो पिस्टन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसा हमें रेलगाड़ी में देखा होगा, जब पिस्टन लगा होता है यूं चलता रहता है, उसके पहिए में आगे नीचे, पहिया आगे पीछे चलता है, ये पिस्टन का मसला है। या आप इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन को आप पीछे खींचते हैं तो उसमें एक पिस्टन लगा होता है, जब आगे दबाते हैं पीछे दबाते हैं, वो पिस्टन का मैटर है। तो यदि डब्ल्यू इज अ वर्क डन ऑन द पिस्टन, अगर वर्क डन हो पिस्टन के ऊपर, तो डब्ल्यू बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या वो बराबर होगा पी एक्स इंटू ए इंटू एल, या डब्ल्यू बराबर बराबर पी एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि हमारा कम है, इनिशियल वॉल्यूम क्या हमारा ज्यादा है, तो यह माइनस डेल्टा वी आ जाएगा, या माइनस पी ई एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर माइनस पी एक्स वी एफ माइनस वी आई। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर देते हैं कि P बराबर क्या होता है, माइनस डब्ल्यू बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यानी इसको हम लिख देंगे माइनस पी ई एक्स इंटू डेल्टा वी या P इंटू डेल्टा वी माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका, ये आपका प्रूव हो जाता है कि आप प्रूव करिएगा कि किसी भी सिस्टम के लिए W बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी होता है। ठीक है बेटा, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। हम ये मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। आप इसे इमेजिन करिएगा जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं, जो इंजेक्शन होता है हमारा, सिरिंज होती है, सिरिंज को आप पिस्टन सिलेंडर की तरह बिहेव करेंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा हमने हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने क्या कर रखा है, 1 मोल गैस भर दी हमने उसके अंदर, आइडल गैस है। और वो जो सिलेंडर हमारा फिटेड होता है फ्रिक्शन लेस पिस्टन के साथ। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी आई, अगर हमने टोटल गैस भरी उसके अंदर वो वी आई हो, एंड प्रेशर इज ऑफ द गैस इनसाइड इज पी, यदि प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी, अगर इनसाइड जो गैस हमारे इसका प्रेशर पी हो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर पी ई एक्स, अगर हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, एक तो अंदर हमारी एयर भरी हुई है, उसके अंदर ऊपर से दबाते हैं उसको, तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स विच इज ग्रेटर देन पी, पिस्टन मूव इनवर्ड, पिस्टन क्या करेगा, इनवर्ड मूव करेगा टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम इक्वल टू पी एक्स, जब तक अंदर जो प्रेशर हमारा वो पी एक्स के बराबर नहीं हो जाता।
Let this change can be achieved in a single step and the final volume of the gas is VF. गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या हो? VF हो. ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन दौरान पिस्टन मूव द डिस्टेंस L. अगर पिस्टन इस डिस्टेंस को मूव करता हो, पहले यहां था पिस्टन हमारा, यहां मैं दिखाया इसको, बाद में क्या है हमारा पिस्टन मूव होकर यहां पर आ गया. अगर यह डिस्टेंस जो है वो L हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का A हो, देन वॉल्यूम चेंज होगा A इंटू L बराबर डेल्टा V या VF माइनस VI, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम माइनस V2 माइनस V1 होता है. तो प्रेशर बराबर होगा फोर्स पुट एरिया या फोर्स ऑन पिस्टन इज इक्वल टू Px इंटू वेट. इफ W इज द वर्क डन ऑन द piston by the moment of piston, then W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर आएगा Px इंटू A इंटू L या Px. ठीक है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जाएगा माइनस डेल्टा V या माइनस Px इंटू डेल्टा V या माइनस Px VF माइनस VI या माइनस Px इंटू डेल्टा V बराबर माइनस P इंटू डेल्टा V. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में हम इसको प्रूव कर देते हैं. तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ. वो पूछ सकता है आप प्रूव करिएगा W बराबर माइनस P इंटू डेल्टा V होता है. ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने क्या किया, डेरिवेशन किया. अब बात आती है हमारी इसके बाद बात आएगी जी आपका प्रोसेस क्या होते हैं. द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंज इट पोजीशन, वो रास्ते या वो तरीके जिनके द्वारा सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो आपके प्रोसेस कहलाते हैं. यानी द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंज इट्स पोजीशन is known as process. यानी वो रास्ते या वो तरीके जिनके द्वारा सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उनको हम प्रोसेस बोलते हैं. अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और आप क्या करते हैं, सेकंड फ्लोर पर जाते हैं. तो आपके पास दो तरीके हैं. एक तरीका है कि आप ऑन फुट जाइएगा सीढ़ियों के द्वारा. ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये एक हमारा तरीका हो गया जिसके द्वारा हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, अब हम क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर पहुंच गया, सेकंड फ्लोर पहुंच गए. ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा. इसको हम पाथ या ऑपरेशन बोलते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है. दूसरा क्या होता है, आप लिफ्ट में बैठ गए. ठीक है, आप लिफ्ट में बैठ करके सीधा ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चले गए. तो ये जो आपका तरीके हैं जिनके द्वारा आप कोई भी, मान लिया आप एक सिस्टम है, आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो वो तरीके या वो रास्ते जिनके द्वारा सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं आपका प्रोसेस. वो हमारे प्रोसेस कहलाते हैं. ठीक है, द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज प्रोसेस. वो प्रोसेस कहलाता है. अब टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं बेटा, टाइप ऑफ प्रोसेस नंबर 1 पहला कहलाता हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remain constant is called, क्या कहलाता हो, आइसोथर्मल प्रोसेस. यानी जिस प्रोसेस के दौरान कोई सिस्टम अपने यानी द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, हाँ, जिस किसी भी सिस्टम के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस.
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है। ये याद रखना है, कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक क्या है, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरा कहलाता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 2 ADIABATIC एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या होगा, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच heat change remain constant is known as एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी जहां पर हीट चेंज हमारी कांस्टेंट होती है वो क्या कहलाता है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। यानी वहां पर क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0, ना हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी, ऐसा प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। तीसरा होता हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। क्या होगा, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच pressure of system remain constant is called, क्या कहलाएगा वो, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी वो प्रोसेस जिसके दौरान किसी सिस्टम का प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, सॉरी आइसोबारिक। चौथा आता है, यानी यहां पर क्या होगा, डेल्टा P बराबर 0। चौथा आता है आइसोकोरिक। यानी द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remain constant is known as आइसोकोरिक प्रोसेस। वो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। यानी इसके लिए डेल्टा V क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको बताया मैंने प्रोसेस क्या होते हैं, द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज प्रोसेस। वो रास्ते या वो तरीके जिनके द्वारा कोई सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो हमारे प्रोसेस या यानी वो हमारे प्रोसेस कहलाते हैं। अब प्रोसेस के टाइप होते हैं। पहला कहलाता आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस प्रोसेस के द्वारा किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट रिमेन कांस्टेंट। जिस प्रोसेस के दौरान हीट हमारी कांस्टेंट रहती है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P बराबर 0। आइसोकोरिक, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपका नंबर 5 आता है। नंबर 5 हुआ बेटा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस which can be reversed at any stage. The process which can be reversed at any stage by a small change
इज कॉल्ड रिवर्सेबल, उसको हम रिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। यानी थोड़ा सा हमने चेंज किया तो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यानी पहले आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे तो रिवर्सल प्रोसेस कहलाता है। नंबर 6 इररिवर्सेबल, क्या होगा, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड इररिवर्सेबल, उसको हम इररिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। यानी जिसको हम रिवर्स ना कर सकते हैं, जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता हो, वो इररिवर्सल कहलाता है। लास्ट आता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन से चलता है और आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब बहुत सारे चेंज के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी द प्रोसेस विच आफ्टर changes of several position return to its original position, return to its original position is called क्या कहलाएगा वो, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम ए पोजीशन पर था, ए से पहले वो बी पर गया, बी से वो क्या गया, सी पर गया, सी पर से क्या फिर आपका ए पर चलाया, सी से डी पर गया, डी से ए पर चलाया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो फिर समझ लीजिएगा, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे आइसोथर्मल, उसमें जिसमें हीट चेंज कांस्टेंट रहे वो एडियाबैटिक, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे आइसोकोरिक, जो प्रोसेस हमारा दोनों डायरेक्शन में चलता हो रिवर्सेबल, जो दोनों डायरेक्शन में चलते हो वो इरिवर्सेबल, और जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम बहुत सारे चेंजेस के बाद अपनी उसी पोजीशन पर लौट आता है जहां से वो चलता हो, क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो हमारे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि किस प्रोसेस में चल रहा होगा। ठीक बेटा, तो ये तो बात इन प्रोसेस की थी। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारी बात आती है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ all form of energy possessed by a molecule is called internal energy। यानी sum of all form of energy possessed by a molecule is known as internal energy। It is denoted by डेल्टा यू। इसको डेल्टा यू से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई सिस्टम ए पोजीशन पर है, ए से बी पर जाता है, यहाँ उसकी एनर्जी U1 है, यहाँ उसकी एनर्जी U2 है, तो डेल्टा यू बराबर आएगा U2 माइनस U1। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे, इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। देखिएगा, मान लीजिए एक इंसान है, उसके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी है।
डिफरेंट टाइप की एनर्जी कैसे? अगर आप चल रहे हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, दौड़ रहे हैं आप बैठे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है, आप घूम रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी है, आपके बॉडी के अंदर कंपन आ रहा है तो वाइब्रेशन एनर्जी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के पास जब तक एटीएफ आप एटीपी नहीं होंगे तो आप क्या होगा, अपनी आई भी ब्लिंक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी हमारी बॉडी, हमारी किसी मॉलिक्यूल के पास में होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की उन सारी एनर्जी का सम जो उसके पास होती हैं वो क्या कहलाती है? उसी को हम बेटा इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और ये क्या है, हमारी स्टेट फंक्शन होती है। यानी इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन दैट इज, इसका मतलब क्या है? वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू of internal energy, but change in internal energy can be calculated. ठीक है, तो ये क्या हमारा स्टेट फंक्शन आपको बताया था, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, यानी किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हो, उस पाथ पर डिपेंड ना करती हो जिसके बाद सिस्टम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता हमारा स्टेट फंक्शन। कल ही बताया था आपको। या हम ये बोलते हैं कि सिस्टम की स्टेट को बताने वाले जो फैक्टर होते हैं वो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। तो कभी भी स्टेट फंक्शन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम केवल चेंज इन प्रॉपर्टी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, जिसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है। और क्या होती है? द हीट चेंज, माने हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए सिस्टम at constant temperature at constant volume is called इंटरनल एनर्जी। एक डेफिनेशन तो वो है और एक डेफिनेशन ये होती है, यानी डेल्टा यू बराबर होता है हमारा क्यू वी, इसको हम याद रखेंगे। यानी द हीट चेंज मीन्स हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू बराबर क्यू वी, इसको क्यू वी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर समझिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। देखिए बेटा, थोड़ा अलग चैप्टर है ये, इसको ध्यान से समझना। एक दो चैप्टर आपके यहाँ पर आते हैं, स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। इन चैप्टर की हमें थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ ये नए चैप्टर हैं, इनको 10th वगैरह में आपने नहीं पढ़ा, और ये चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेगा तो थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और प्रॉब्लम होती तो उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आपका, तो इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताई, फिर दोबारा समझा रहा हूँ। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed बाय ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। यदि कोई सिस्टम हमारी ए पोजीशन पर है, ए से बी पर जाता है, यहाँ उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, यहाँ एनर्जी U2 है, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1, वो U2 माइनस U1 के बराबर होगी। और इंटरनल एनर्जी को हम बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, दैट इज वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टेट फंक्शन होते हैं जो जिनके इंटरनल, जिनके हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम उनकी क्या कर सकते हैं, जो उनमें चेंज हुआ उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आती है, अगर आपको ये याद नहीं है, हीट चेंज एट कांस्टेंट हीट चेंज ड्यूरिंग ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज।
इनको हम इंटरनली एनर्जी चेंज बोलते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे स्टेटमेंट हैं, ठीक, लेकिन हम एक, जैसे आपके कौन कौन से स्टेटमेंट है जी? पहले तो आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना उसे बना सकते हैं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही क्या कहलाती है हमारी, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि देयर इज नो परपेचुअल मशीन इन दिस वर्ल्ड विच कैन वर्क विदाउट कंज्यूम द एनर्जी। दुनिया के अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं बनी हुई है जो बिना एनर्जी को कंज्यूम करे वर्क कर सकती हो। जैसे आपका फैन है, जब तक आप इसे एनर्जी नहीं दोगे तो ये चलेगा नहीं। आपकी बॉडी है, खाना नहीं खाओगे, बॉडी में एटीपी नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। तो वही काम है कि कोई भी हमारे, अगर साइकिल हम चलाना चाहते हैं तो जब तक हम उसमें क्या करेंगे, एनर्जी नहीं देंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, चलेंगे नहीं। तो ये इनके बारे में बोला गया है कि कोई भी हमारी ऐसी मशीन नहीं है जिससे हम बिना एनर्जी कंज्यूम करे वर्क दे सकें। ठीक है, अगर आप उसे वर्क कराना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये हमारा मीनिंग होता है कि जो हमारी यूनिवर्स की एनर्जी है, वो यूनिवर्स जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed but can be changed from one form to another form। तो एनर्जी को तो ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या इसका दूसरा स्टेटमेंट आता है, और क्या होता है, द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, इसको बोलते हैं यूनिवर्स, रिमेन कांस्टेंट। जो आइसोलेट सिस्टम होता है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब बात आती है हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है मैथमेटिकल में कि आपको प्रूव करना है, टू प्रूव डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, यह हमें प्रूव करना है। जहां डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, पी होता है प्रेशर, डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और क्यू होता है हमारा हीट।
हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमें ड्राइव करना होता है और इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन को समझ लीजिएगा। 4 कंडीशन हमें याद रखनी है। 4 कंडीशन क्या होंगे बेटा, अगर हमने एक सिस्टम ये लिया, एक सिस्टम है, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट एरो का मतलब इसको दे रहे हैं, ये तो हमारा क्या हुआ सिस्टम, और बाहर क्या सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसके लिए Q की वैल्यू पॉजिटिव मानी गई है। अगर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग के द्वारा वर्क किया जाता है, सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तो W उसके लिए पॉजिटिव लिया जाता है। अगर सिस्टम हीट देता है सराउंडिंग को तो Q की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। और अगर सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, बाहर का मतलब सराउंडिंग, ये आपका सिस्टम, तो W की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। ये हमारा कन्वेंशन है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमने माना है कि ये क्या हमारे, दीज आर आवर कन्वेंशन, ये हमारे कन्वेंशन है, इसके अनुसार ही हम मानते हैं कि कैसे वर्क होगा कैसे नहीं होगा। तो जब भी आप मान लीजिए आप एक सराउंडिंग है और आपने एक पिस्टन लिया है, आप पिस्टन को दबाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप सराउंडिंग के द्वारा, आप सराउंडिंग है और आपके हाथ में एक सिरिंज है इंजेक्शन वाली, या आपके पास पिचकारी है, आप पिचकारी को दबाते हैं, तो जब आप उसे दबा रहे हैं इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो जब आप सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसके लिए वर्क की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपने कोई, मान लीजिए एक कोई आपने लोहे की रोड ले ली और आपने उसको हीट किया, तो इसका मतलब क्या, सराउंडिंग के द्वारा आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ये आपका क्या हुआ, हीट पॉजिटिव हो गई। अब अगर मान लीजिए सिस्टम आपको हीट देता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, और सिस्टम के द्वारा आप पे वर्क किया जाता है तो वो हमारा नेगेटिव माना जाता है। तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, इसके अनुसार हम बात करते हैं, बाकी आपको इसका डेरिवेशन नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको करिएगा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू।